गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग ग्रामीण जीवन एवं समाज का भाग 3 अध्ययन करेंगे। इसके तहत हम लोग आज पढ़ेंगे नील विद्रोह। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार अंग्रेज बागान मालिक जबरदस्ती अपने लाभ के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, अपने व्यापारिक हितों को पूरा करने के लिए और औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो कच्चे माल की आवश्यकता थी उसको पूरा करने के लिए अपने लाभ के लिए किसानों का उपयोग किया। लेकिन किसान शुरुआती कुछ दिनों के बाद नील की खेती करने से इनकार करने लगे। इनकार करने के कारण अनेक थे, क्योंकि पहला कारण तो हम देखेंगे आज नील विद्रोह का कि जिन जगहों पे उनकी खेती पहले से बसी हुई थी उन जगहों पे फैक्ट्रियां स्थापित कर दी गई। जबरन उन्हें नील की खेती करने के लिए बोला गया, जबकि लाभ की बारी आती थी तो लाभ कौन लेता था? वे बागान मालिक ले जाते थे और वे किसान हमेशा कर्ज में ही डूबे रहते थे। हम लोग इसमें चर्चा करेंगे नील विद्रोह किस प्रकार प्रारंभ हुआ और इसके क्या परिणाम हुए। तो हम लोग आज चलते हैं नील विद्रोह पर। यद्यपि नील की खेती व्यापारिक कृषि के अंतर्गत फायदेमंद खेती थी, फिर भी हमारे भारतीय किसान को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। सबसे बड़ा नुकसान नील की खेती से क्या था वो हम यहाँ से समझ पाएंगे। मान लेते हैं यह एक नील का पौधा है, जो यह जमीन हमारा है और उसकी जड़ें नीचे जा रही है। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ की यह जो है नील की खेती की जड़ें अंदर तक चली जा रही है, यानी कि अधिक जमीन के गहराई तक वह जड़ें चली गई। जब जड़ें गहराई तक जाएगी तो उस मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी वह खींच लेगा, क्योंकि यह जो नील के पौधे थे यह लंबे काल तक रह सकते थे या साल साल हम नए नए पौधे भी लगा सकते थे। इनकी दोनों प्रक्रिया से इनकी खेती की जाती थी। तो एक बार जिस उपजाऊ जमीन में नील की खेती लग गई उसमें फिर दोबारा हम दूसरी फसल को उपजा नहीं पाते थे, क्योंकि उसमें फसल होती ही नहीं थी। इस चीज को किसानों ने समझा। किसान समझ गए कि थोड़े से क्षणिक लाभ के लिए यदि हम नील की खेती करते हैं तो दीर्घ काल में हमारे आने वाले बच्चों और हमारे आने वाले भविष्य में यह जमीन हमारे लिए अनुर्वर हो जाएगी और इससे हम किसी प्रकार का कोई फसल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। दूसरी कारण और थे कि नील के जो वर्कर्स थे, जो मजदूर थे, उनसे कठिन परिश्रम कराया जाता था, लेकिन उनको मेहनताना कम दिया जाता था। नील को निकालने के लिए बड़े बड़े हौद हुआ करते थे। उन हौदों में 8-8 घंटे तक कमर भर पानी में हमारे मजदूर किसान उसको पैडल चला चला कर नील निकालने का काम करते थे, लेकिन 8 घंटे पानी में रहने के बावजूद उन्हें बहुत कम पारिश्रमिक मिलता था। इन सभी चीज़ों के चलते किसान और मजदूर दोनों रुष्ट हो गए और उन्होंने नील की खेती करने से मना किया। मना करने के बाद टकराव प्रारंभ हो गया और टकराव की स्थिति जब उत्पन्न हुई तो किसान नील मालिकों से भिड़ गए, बागान मालिकों से भिड़ गए। हम यहाँ देखेंगे कि 1859 ईस्वी को लोग एकत्रित होना शुरू हो गए और उन्होंने बागान मालिकों के विरोध विद्रोह कर दिया, आंदोलन चलाया। यद्यपि नील आंदोलन किसानों का अहिंसक आंदोलन था, यह पूरी तरह से अहिंसक आंदोलन था और किसानों ने इसे बखूबी चलाया और उन्हें सफलता भी प्राप्त करी। हम लोग इसको आगे देखेंगे। उन्होंने सर्वप्रथम नील के फैक्ट्रियों को निशाना बनाया। जहां जहां फैक्ट्रियां थी वहां तोड़ फोड़ किए, फैक्ट्रियों को जबरन बंद कराया। लगान वसूलने के लिए जो आते थे उनके गुमास्ते, उनको भी पकड़ के पीटा। जो भी उनके नुमाइंदे थे बागान मालिकों के, उनको भी पकड़ पकड़ के पीटा, उन्हें वापस जाने को कहा। इसके अलावा जो व्यक्ति अपने निजी लाभ के लिए बागान मालिकों का साथ दे रहे थे, बंगाल के निवासी जो निजी लाभ के लिए कंपनी का साथ दे रहे थे या बागान मालिकों का, उनका सामाजिक बहिष्कार करने की बात कही गई। अब सामाजिक बहिष्कार डर से वह भी जो है किसानों के साथ हो लिया। तो हम लोग देखेंगे कि नील विद्रोह जो 1859 ईस्वी में शुरू हुआ और उसका प्रारूप क्या था, वह कैसे फैला पूरे बंगाल में और उसका क्या लाभ किसानों को प्राप्त हुआ। तो विद्रोह का शुरुआत हम जब देखते हैं तो यह बंगाल का नदिया जिला के गोविंदपुर ग्राम से प्रारंभ हुआ। गोविंदपुर गांव से लोग पहले का विरोध दर्ज कराए, इसके बाद धीरे धीरे उसमें कारवां बढ़ता गया और अंततः वह आंदोलन का रूप ले लिया।
इस आंदोलन को, नील विद्रोह के आंदोलन को नेतृत्व किए दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास दोनों भाइयों ने। ये दोनों भाई थे जो नेतृत्व करता थे। उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से सभी धर्मों के लोगों को अपने साथ में लेकर और उन्होंने बगान मालिकों के खिलाफ विरोध किया, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। मार्च 1859 में यह विद्रोह शुरू हुआ, लेकिन 1960 आते आते यह विद्रोह नदिया से निकलकर ढाका, पवना, मालदा और अन्य जिलों में पहुंच गया, जहां नील की खेती होती थी, जहां किसान नील के बगान मालिकों से त्रस्त थे। इस प्रकार से यह आंदोलन बहुत तेजी गति से बंगाल में फैली और इसको सपोर्ट भी सब लोगों का मिला। बिना सहयोग का कोई भी आंदोलन सफल नहीं हो सकता है। सभी वर्गों का सहयोग उन्हें मिला। बुद्धिजीवी वर्ग बंगाल के, संपादक वर्ग, हरिश्चंद्र इत्यादि, जिन्होंने विभिन्न लेखों में और पत्रों में नील किसानों की दुर्दशा को दर्शाया, जिससे देश के अन्य बुद्धिजीवी भी इस ओर आकर्षित हुए और अंग्रेजों को भी बाध्य होना पड़ा उनकी बातों को सुनने के लिए। उसी में से एक थे दीनबंधु जी, जिन्होंने नील दर्पण नाम के नाटक लिखा था और नाटक के माध्यम से, जहां जहां वह नाटक करते थे, नाटक के माध्यम से वे लोगों को नीलहा किसान और नीलहा मजदूरों की दुर्दशा को दिखाने का प्रयास करते थे। उनके इस कार्य के कारण अनेक नाटककार जो इस नाटक में भाग लेते थे उन्हें जेलों में बंद कर दिया गया। फिर भी आंदोलनकारियों का आंदोलन नहीं रुका और वे नील विद्रोह के कारवां को आगे बढ़ाते रहे। स्थिति जब बिगड़ने लगी तो कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस विद्रोह की बातों को सुनने के लिए सीटोन कार की अध्यक्षता में, सीटोन कार नामक व्यक्ति की अध्यक्षता में 1960 ईस्वी में नील आयोग का गठन किया और उन्हें किसानों की बातों को सुनने के लिए भेजा गया। सीटोन कार ने पूरी वस्तु स्थिति से अवगत होने के बाद उन्होंने फैसला लिया कि इसमें से सारी गलतियां बगान मालिकों की हैं। बगान मालिक की अत्याचारों की वजह से ही किसान जो है नील की खेती करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि नील की खेती करने से किसान को केवल नुकसान ही हो रहा था, लाभ की उनकी कोई भी गुंजाइश बिचौलिए बचने ही देते थे। तो इस प्रकार से जब सीटोन कार ने नील आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, तो कार्य उपरांत उन्होंने फैसला जो सुनाया, उस फैसले के तहत उन्होंने कहा कि नील विद्रोह का जिम्मेदार बगान मालिक हैं। अतः जिम्मेदार जब उन्हें बना दिया गया तो स्वाभाविक किसानों की जीत हुई। तो किसानों को कहा गया कि भाई आप नील की खेती करने के लिए बाध्य नहीं हैं, यदि आपकी इच्छा हो तो आप करें, ना तो आप छोड़ सकते हैं इनकी खेती, क्योंकि अनुबंध पहले हो चुका था। तो उन्होंने कहा जो पहले अनुबंध हो चुके हैं उन अनुबंध को आप पूरा कर दीजिए और नेक्स्ट साल से, अगले साल से यदि आपकी इच्छा हो तो आप खेती करें, वरना आप खेती ना करें। सभी किसान तो यह चाह ही रहे थे कि हमें तो अब खेती करनी नहीं है। वे अपने चावल की खेती, गेहूं की खेती, अन्य पारंपरिक खेतियों में अपना ध्यान हटाने लगे और इस कारण नील की खेती जब समाप्त हो गई तो नील के फैक्ट्री भी बंद हो गई। अब बंद फैक्ट्री का उन्होंने दूसरी जगह प्रयोग किया, उसको हम लोग बाद में समझेंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि नील विद्रोह जो 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद, 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह के बाद पहला संगठित किसान आंदोलन था जो सफल हुआ, जिसके अहिंसक आंदोलन को सभी लोगों ने, सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर इसे सफल बनाया और नील की खेती को अंततः बंगाल से जाना पड़ा। लेकिन अंग्रेज अपनी फैक्ट्री को क्या करते, तो वे अपने नील की खेती को बिहार शिफ्ट कर दिए। उन्होंने अपने नील की खेती को कहां शिफ्ट किया, तो बिहार शिफ्ट कर दिया बिहार के चंपारण जिले में, जहां 1917 ईस्वी में वहां भी विकट स्थिति हुई। जिस तरह से बंगाल में प्रारंभिक कालों में पता नहीं चला, बाद में पता चला, उसी प्रकार से बिहार के चंपारण में भी समस्या बढ़ने लगी। तो 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे रामचंद्र शुक्ला के बुलावे पर, क्योंकि चंपारण में त्रिकठिया प्रणाली लगी हुई थी, यानी कि 1 बीघा जमीन यदि आप खेती कर रहे हैं तो आपको 3 कट्ठे में नील की खेती करनी ही होगी। तो स्थिति वहां भी बदतर थी। तो महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह आंदोलन चंपारण से चलाया, जो भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हुआ, क्योंकि यह भी
आंदोलन महात्मा गांधी का सफल हुआ, वहां भी त्रिकठिया प्रणाली समाप्त कर दी गई थी। जिस प्रकार से यह नील विद्रोह हमारा किसान भाइयों के द्वारा किया गया और उसे भी इसमें सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार से हमारा यह ग्रामीण जीवन और समाज का भाग तीसरा भी समाप्त होता है। यह चैप्टर हमारा क्लोज हो गया है। हम लोगों ने इस अध्याय में समूचे भारत की ग्रामीण जीवन के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, कृषि पर चर्चा किया, खास करके हम लोगों ने उस समय की किसानों की स्थिति, मजदूरों की स्थिति पर चर्चा किया। इस प्रकार हमारा यह चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों।